नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म DLED एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आज हम शिक्षा के उद्देश्य से यूनिट नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। यह यूनिट आपके 13 नंबर की हैं और इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हमने पहले आपको बता दिए हैं उनको आज यहाँ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसकी क्या क्या कमियां थी। तो ऐसे छोटे जो प्रश्न आते हैं उनमें 2 या 3 लाइनें आपको लिखकर आनी हैं और ये जो आप लाइनें लिखोगे इनको आप बिंदुवार लिखोगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखोगे। इससे जो है एक तो आपकी शब्द सीमा कवर हो जाती है और जो शिक्षक चेक करता है उसके लिए पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। तो इसका पहला आंसर है कि पश्चिमी संस्कृति पर आधारित थी, यानी कि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति थी उस पर तात्कालीन शिक्षा व्यवस्था आधारित थी, जो भारतीय संस्कृति से मैच नहीं होती थी। अगला था दिमागी शिक्षा को सर्वोपरि मानती थी, यानी कि मेंटली रूप से जिसको ज़्यादा आता है मानसिक रूप से वो अच्छा माना जाता था, परंतु किसी को हस्तकला में, मूर्तिकला में, शिल्पकला में इनमें अगर रुचि है तो उनको यह शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं मानती थी। इसके बाद है कि बुनियादी शिक्षा का, बेसिक शिक्षा का यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ करता था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है श्री अरविंद जी के अनुसार कर्मिक शिक्षण विधि सिद्धांत क्या हैं। तो कर्मिक शिक्षण विधि सिद्धांत के कुछ मुख्य तत्व हैं। इस शिक्षण विधि में क्या क्या किया जाता है तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपकी सीरीज या बुक में दे रखी हैं। उसमें से 3-4 खास बातें आपके लिए आपको याद रखनी हैं। जैसे पहला है कि लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत जो हैं ये इस विधि के अंदर प्रयोग किया गया, यानी कि व्यक्ति खुद करके इस चीज़ को सीखे किसी भी चीज़ को, तो वह सिद्धांत यहाँ बताया गया है। अगला है छात्र की रुचियों का अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दी जाए। तीसरा है मातृभाषा का प्रयोग करना, यानी कि मातृभाषा में अगर शिक्षण करवाते हैं तो इससे बालक के जो रुचि हैं वो डेवलप होती हैं। उसको शिक्षक पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, हम जो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा में शिक्षक हमें पढ़ा रहा है। आगे है कि विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का जो भाव है वो शिक्षकों में डेवलप होना चाहिए। किस विधि के अनुसार? क्रमिक शिक्षण विधि के अनुसार। इससे छात्रों को शिक्षकों पर भरोसा हो जाता है, वो उनसे खुलकर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं क्रमिक शिक्षण विधि के अंदर प्रयोग में ली जाती हैं। आगे हैं कि शिक्षक के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है। जे कृष्णामूर्ति के अनुसार आपको बताना है। तो जे कृष्णामूर्ति ने शिक्षकों के लिए जो अनुशासन बताया है वो है आंतरिक प्रकार का अनुशासन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले बाह्य अनुशासन को समझते हैं। बाह्य अनुशासन के संपर्क में आकर शिक्षक का जो मन है वो मूर्ख बन जाता है और उससे जो है शिक्षक में नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इसी को कम करने के लिए यदि शिक्षक आंतरिक रूप से परिपक्व रहता है, व्यवस्थित रहता है, तो ये व्यवस्था ही उसके लिए अनुशासन कहलाती हैं। यानी कि उसको परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवस्थित मन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, वही उसका आंतरिक अनुशासन कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि टैगोर के दर्शन का मुख्य आधार क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनके दर्शन का मुख्य आधार था भारतीय दर्शन परंपरा, जो उपनिषदों के अंदर विस्तृत रूप से है। यानी कि भारतीय दर्शन परंपरा के बारे में ज़्यादा विस्तार से उपनिषदों के अंदर बताया गया है। और उपनिषदों में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, प्रेम आदि की सही प्रकार से व्याख्या की गई है कि कौन तो ब्रह्म है, कौन ईश्वर हैं, ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसका संरक्षण कैसे हो, प्रेम क्या है, इन सभी के बारे में ये वहाँ विस्तृत रूप से बताया गया है। अगला है गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, एक व्यक्ति को शिक्षा क्यों दी जाती है। तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को दी जाने वाली शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति करवाना एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय करवाना है। व्यक्ति स्वयं के बारे में जाने, अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपनी ताकत को जाने और जीवन की जो वास्तविकता है कि ये शरीर नश्वर हैं, यहाँ जो है सिर्फ कर्म प्रधानता है, तो उस चीज़ को जाने, यही शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसके अलावा जो एक प्रश्न है वो हमने यहाँ बोनस लिया है, जो हमने आपको पहले नहीं पढ़ाया था।
तो अगला प्रश्न है कि अंबेडकर जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है। तो अंबेडकर जी ने वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उस पर बल दिया था, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भाषाई शिक्षा आदि को पढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया है। यानी वर्तमान शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उस पर जोर देने वाले कौन थे? अंबेडकर जी। तो ये प्रश्न हो चुके हैं छोटे प्रश्न। इसके बाद बड़े प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, बड़े प्रश्नों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस साल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है महात्मा गांधी वाला प्रश्न। यहाँ से महात्मा गांधी का प्रश्न आपके पेपर में 100% आने वाला है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर याद करना है। तो ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम को बताया है। उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल, मातृभाषा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषय अलग अलग रूप में नहीं रखे गए हैं, बल्कि जिन विषयों का स्वाभाविक संबंध है उनको एक ही क्षेत्र में रखा जाए। यानी कि अलग अलग इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाए, जो विषय एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनकी शिक्षा एक साथ दी जाए। ये महात्मा गांधी ने अपने पाठ्यक्रम के अंदर बताया है। इसके बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है कि उनकी बुनियादी जो शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार हो सकता है। इसमें पहला है हस्त कौशल और उद्योग की शिक्षा। अब उद्योग कोई सा भी हो सकता है, कताई, बुनाई, बागवानी का, कृषि, काष्ठकला, इन सभी से रिलेटेड जो है हस्तकला और उद्योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। और मातृभाषा में शिक्षण करवाना चाहिए। हिंदुस्तानी जो हैं, यानी कि वहाँ जो भाषा चलती हैं उसी भाषा का प्रयोग करें। व्यवहारिक गणित पढ़ाएं जो आपके दैनिक जीवन में काम आ सके, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, तो इनको पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक विषय अगर पढ़ाए तो उनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज का अध्ययन जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके साथ सामान्य विज्ञान के अंदर बागवानी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, रसायन, इन सभी के बारे में जो है उनको अध्ययन करवाया जाए। साथ ही संगीत, चित्रकला का भी शिक्षा दी जाए। स्वास्थ्य विज्ञान जो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और आचरण शिक्षा, किस प्रकार से जो है व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे, समाज सेवा के प्रति अग्रसर रहें और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। तो ये सभी जो है मुख्य पहलू हैं। आपको बस यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं कि उनकी शिक्षा में 4 बिंदु मुख्य खास हैं। एक तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आचरण शिक्षा, इसके अलावा व्यवहारिक गणित के अलावा मातृभाषा शिक्षण और हस्तकला शिक्षण। तो ये 4-5 बिंदु हैं जो महात्मा गांधी वाले इस सिलेबस में आपको लिखकर आने हैं। और साथ ही इसके अलावा ये प्रश्न भी आ सकता है कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, क्या गुण और दोष क्या हैं दोनों बताइए। तो आप जो है यहाँ विशेषताओं को देख लीजिए। तो सबसे पहले बात यह है कि महात्मा गांधी ने जो पद्धति बताई थी वो मनोवैज्ञानिक है। अब मनोवैज्ञानिक वह पद्धति होती है जहाँ बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाता है और बालक की आवश्यकता के अनुसार वहाँ शिक्षा दी जाती है। और इसके अलावा यह दार्शनिक आधार था, यानी कि कई विचारों से मिला जुला स्वरूप था। इसमें सभी प्रकार के जो विचार हैं महान दार्शनिकों के वो लिए गए थे। अगला है आर्थिक समस्या का समाधान। अब बच्चों को जब उद्योगों की, रोजगार के बारे में इनके बारे में बताया जाएगा तो बच्चों की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। वे खुद जो हैं अपने स्तर पर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। अगला है सामाजिकता एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में अध्ययन। तो मैंने जब आपको बताया था कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो वो उससे क्या हो जाएगा, उनके अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एकता आ जाएगी। इसके बाद है अहिंसक क्रांति की अग्रदूत। क्योंकि महात्मा गांधी जो खुद अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्रांति करनी हो, सिस्टम बदलना हो या सिस्टम के खिलाफ उसमें कुछ बदलाव करवाना हो, तो वहाँ अहिंसक जो है क्रांति होनी चाहिए। उत्पादन पर जोर देना चाहिए। उत्पादन का मतलब है कि किसी क्षेत्र में अगर कम उत्पादन है, कम चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वहाँ उत्पादन पर जोर दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो सही स्तर पर बनी रहे। अगला है कि भारतीयता की छाप होनी चाहिए। यहाँ ऐसा है कि मातृभाषा में शिक्षण हो, हिंदी में शिक्षण हो या आपकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण हो, तो आपकी संस्कृति जो है वो बनी रहेगी, यानी कि भारतीयता की छाप जो है विद्यार्थी पर बनी रहे। अगला है सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए और ऐसी शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो और सर्वांगीण विकास
जब आप उस पाठ्यक्रम को पूरा फॉलो कर लोगे तो बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इस विशेषताओं के अंदर आ जाती हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद करके जाने हैं महात्मा गांधी के संदर्भ में। अगला है जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 13 नंबर की यूनिट है, 13 नंबर की जो यूनिट है, तो यहाँ से 2 बड़े प्रश्न और एक छोटा प्रश्न आना तय है। तब 2 बड़े प्रश्नों में से एक बड़ा प्रश्न हो चुका है आपके गांधी जी का। तो दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, वो है विवेकानंद जी का प्रश्न। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से बड़ा प्रश्न आने के लिए। और चूँकि आपके 2017 और 2019 में आ चुका है, तो इस साल आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखते हैं कि इनका प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो इनके विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा हो, और शिक्षक का स्थान क्या होता है, तो वो आपको बताना है। यानी कि उनकी शिक्षा व्यवस्था की आपको व्याख्या करनी है। अब इसमें भी जो है आप मुख्य बिंदुओं से याद कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन के 2 पक्ष हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जिस प्रकार भौतिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं, जितनी भी चीज़ें आप आसपास देखते हो, उन सभी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्रचित्त बनाने के लिए, चिंताओं से मुक्त रखने के लिए आध्यात्मिकता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ों पर उन्होंने शिक्षा के अंदर बल दिया है। तो इसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं विवेकानंद जी के अनुसार। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, यानी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके, वो प्रकृति, समाज, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे प्रकार से ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। इसलिए पहला उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। अगला है चरित्र एवं नैतिकता का विकास करना, व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, उसकी नैतिकता का विकास करना, ताकि अपने से बड़ों का सम्मान कर पाए और एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बन पाए। अगला है आत्मिक एवं मानसिक विकास। जिस प्रकार भौतिक एवं शारीरिक विकास जितना आवश्यक है, उतना ही व्यक्ति के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास होना आवश्यक है, क्योंकि मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति शारीरिक रूप से भी जो है प्रबल बन पाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है समाज सुधार की योग्यता होना। बालक जो हैं उसमें ऐसी शिक्षा का डेवलपमेंट हो ताकि वो समाज के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उनको सुधार सकें। अगला है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। अब आपको पता है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपना भाषण दिया था, वहाँ विश्व प्रेम के बारे में बताते हुए उन्हें विश्व बंधुत्व का सिद्धांत या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया। उसी प्रकार वो उनका कहना है कि विश्व बंधुत्व यानी कि सभी पूरा जो विश्व है वो एक परिवार के रूप में है, तो किसी से किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी को एक मानकर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद अगला है शारीरिक क्षमता का विकास, यानी कि जिस प्रकार मानसिक क्षमता आवश्यक है उसी प्रकार शारीरिक क्षमता पर भी ध्यान दिया जाए। विद्यार्थी के शारीरिक गुणों को विकसित भी करना चाहिए। उन्हें ज्ञान योग, राजयोग जैसी योगिक क्रियाओं के साथ साथ ब्रह्मचर्य क्या होता है, व्यायाम, खेलकूद आदि के माध्यम से शारीरिक विकास को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये हो गए शिक्षा के उद्देश्य। अब आपसे ये भी पूछा था कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, तो शिक्षा का स्वरूप जो है सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है। सैद्धांतिक शिक्षा का मतलब होता है कि नियमों कानूनों की जो शिक्षा है वो केवल नहीं दी जानी चाहिए, उसके आधार पर उसके अलावा जो है व्यवहारिक शिक्षा हो, यानी कि व्यवहार के अकॉर्डिंग, बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए तो वो काफ़ी जो है इम्पैक्टफुल रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उपनिषद और वेदांत की शिक्षा जो है वो भी यहाँ देनी चाहिए, यानी कि आपकी देश की जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, उसको बचाने के लिए भी जो है उपनिषद और वेदांत की शिक्षा दी जानी चाहिए। किंतु यूरोपीय विज्ञान जो है, उदारतावाद, राजनीति, समाजशास्त्र, इनके लिए भी उन्होंने कहा है कि ये शिक्षाएं भी दी जानी चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी संस्कृति से रिलेटेड शिक्षा देते हो, उसी के विपरीत यूरोपीय जो विज्ञान हैं, जैसे बायोलॉजी हैं, केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, उसकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए प्रॉपर रूप से। परंतु ये चीज़ जो है महात्मा गांधी ने नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ आपकी मातृभाषा शिक्षण पर बल दिया था। तो ये हो चुका है आपके विवेकानंद जी वाला प्रश्न। इसके बाद जो है एक प्रश्न जो छोटा आएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाले प्रश्न से आ सकता है। इस प्रश्न में आपसे यही पूछेगा कि
भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं शिक्षा के महत्व को भली भांति प्रकार से समझते थे। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा की जो है एक प्रकार से नींव रखी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आधुनिक पाठ्यक्रम का सुझाव दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो है शिक्षा का महत्व किस प्रकार से पता था। वे समाज में सभी को शिक्षित, विशेषकर दलित शिक्षा पर उन्होंने खासकर बल दिया, और वो समझते थे कि दलित शिक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा कितना अमूल्य है और कितना शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन को सर्वसुलभ बना सकती है। तो वो इसलिए शिक्षा को सभी तक पहुंचाना चाहते थे, और उन्होंने समाज और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। अब वो क्या क्या हैं, तो वो देखते हैं। उनके अनुसार जीवन का पहला जो है आपके उद्देश्य शिक्षा का ये होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति की जीविका उपार्जन हो पाए। जीविका उपार्जन का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो। शिक्षा के साथ साथ उसे खुद को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। यानी तत्कालीन शिक्षा में व्यक्ति शिक्षित तो बन जाता है, परंतु आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर पैसे कमाएं, रोजगार के अवसर सृजित करें, ये इनका पहला उद्देश्य था। अगला उद्देश्य था सामाजिकता का उद्देश्य। अब वही बातें रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको विवेकानंद जी और महात्मा गांधी में पढ़ाई हैं। तो आप जो हैं चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके भी लिख सकते हो। अगर आप विवेकानंद वाले विचार यहाँ लिखते हो तो उसमें भी जो है कोई आपके जो है गलती नहीं होगी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक पैटर्न आप दूसरे में यूज़ कर सकते हो। अगला है सामाजिकता का उद्देश्य। सामाजिकता का उद्देश्य होता है कि समाज के सभी पहलुओं को एक साथ लेकर चलें, उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण बनाएं ताकि जो है सभी प्रकार के जो वर्ग हैं उनको एक साथ लेकर समाज आगे बढ़ सके। अगला है आचरण की शिक्षा। अब आचरण की शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। उसके बाद है संगठन की शिक्षा। अब संगठन का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है अकेला एक वर्ग होता है जो किसी समस्या से जूझ रहा होता है, समाज का दूसरा तबका या दूसरा जो वर्ग है उसका साथ दें, अपना एक संगठन मजबूत करें, तो जो है देश आगे जल्दी बढ़ पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संगठन सबसे आवश्यक है, और संगठन वाली शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार व्यक्ति संगठन में रह सकता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि अरविंद जी के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। वैसे पिछले साल ये पूछा गया था तो ये कम इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको जो है यहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके भी जो विचार हैं वो उन्हीं तीनों से जो आगे अपन ने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन की व्याख्या या विशेषता बताइए या व्याख्या कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रमिक शिक्षण विधि जो है इन्होंने बताई है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत फॉलो करते हैं, तो उसी के बारे में आप लिख सकते हो। अरविंद जी ने स्वयं के शैक्षिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त थे। श्री अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा केवल आध्यात्मिक न होकर बल्कि शारीरिक, तार्किक और जीवन उपयोगी होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि केवल आध्यात्मिक शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को लॉजिकल शिक्षा, शारीरिक और जीवन में काम आने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसी शिक्षा को उन्होंने समग्र या इंट्रीगल शिक्षा कहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि इंट्रीगल शिक्षा क्या होती है, एक नंबर का पूछ सकता है, या इसके बारे में विस्तार से पूछ सकता है। तो क्रमिक शिक्षण विधि का जिस शिक्षा में प्रयोग होता है उसे समग्र या इंट्रीगल शिक्षा कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या बिंदु हैं उसके बारे में जानते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि शिक्षा को अति व्यापक और गतिशील रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा से संबंधित ज्ञान का संग्रह करके नहीं रखा, उन्होंने उसका विस्तार करने के लिए सब जगह फैलाया। उनका कहना है कि यदि हम सूचनाओं विचारों को संग्रहित करते हैं तो शिक्षा कुंठित हो जाएगी। सूचनाएं जो हैं ज्ञान की आधारशिला बन सकती हैं, परंतु सही अर्थ में वो शिक्षा नहीं हो सकती। आपके पास सूचना है ये अच्छी बात है, परंतु आप उनका केवल संग्रह कर रहे हो तो इससे जो है ज्ञान एक संकुचित अवधारणा में आ जाता है, इसलिए उसका प्रसार करना आवश्यक है, उसको जन जन तक फैलाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी शिक्षण विधि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती हैं।
ये आपके अंदर ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को पैदा करती हैं। तो ज्ञान बढ़ाती हैं, चरित्र का निर्माण करेगी और साथ ही संस्कृति को फैलाने का काम भी कौन करती हैं? शिक्षा करती हैं। और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि एक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिसका नाम क्या है? क्रमिक शिक्षण विधि। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बालक जो है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत फॉलो करता है, सहयोग से रहता है, विद्यार्थी स्वतंत्र होना चाहिए, उसको प्रेम सहानुभूति मिलना चाहिए, विद्यार्थी की रुचियों का ध्यान रखे, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, निजी प्रयास और निजी अनुभव को प्रोत्साहन देना चाहिए, विद्यार्थी की बातों को भी सुना जाना चाहिए और विषयों की प्रकृति के अनुसार जो है विद्यार्थियों की शक्तियों का प्रयोग करें। यानी कि किस विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट में रुचि है उसी के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। तो ये प्रश्न हैं आज के हमारे हो चुके हैं और अगले वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में।